हे गाइस, आज हम आप सभी के लिए क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश के 5 महत्वपूर्ण धासु प्रश्न लेकर आया हूं जो पिछले 5 साल में बार बार रिपीट किए गए हैं। गाइस, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है और सभी लोगों को इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेना चाहिए। गाइस, इन सभी क्वेश्चंस को आज हम सोल्यूशन के साथ में आपको बताएंगे। गाइस, मैं चैप्टर नंबर 1 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया हूं 15 लेक्चर्स में। आपको अगर लेक्चर्स देखने हैं तो आप फ्री में यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं चैप्टर नंबर 1 को, अगर आपको कम समय में पढ़ना है तो मैं 3.5 से 4 घंटे में चैप्टर नंबर 1 को एक मैराथन क्लास में कंप्लीट किया हूं। आप जाकर वहां से पढ़ सकते हैं, इसका भी लिंक आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं पीडीएफ नोट्स चैप्टर नंबर 1 के अपलोड किए हैं, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर टेलीग्राम चैनल लिंक के जरिए नहीं खुलता है तो आप टेलीग्राम पर जाकर अल्फा इंस्टीट्यूट सर्च कर लेना, आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर गाइस आपको चैप्टर नंबर 1 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। आप पूरी तरीके से अल्फा इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़कर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए चैप्टर नंबर 1 के 5 महत्वपूर्ण और धासु प्रश्न लेकर आया हूं जो पिछले 5 साल में बार बार पूछे गए हैं। गाइस देखिए, मैं सोमवार से शुक्रवार तक आपका क्लासेस देता हूं। शनिवार को मैं पीछे के जो क्लासेस पढ़ा चुका हूं उसका रिवीजन कराता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है आप सभी लोग रिवीजन नहीं करते हो। आज के जो क्वेश्चन है इनका सलूशन के साथ में मैं आपको बताऊंगा ताकि आप सभी लोग अच्छे से रिवीजन कर सकें। तो गाइस चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और ये सभी प्रश्न आपको क्लास में ही तैयार कर लेना है क्योंकि मैं एक बार पढ़ा चुका हूं। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़कर पढ़ाई कीजिए, एग्जाम आने से पहले पहले आपकी बेहतरीन तैयारी मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि सबसे अधिक बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है आप सभी के लिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा लिखिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा लिखिए। गाइस, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जिनको भी एक परिभाषा आता है एक बार टाइप करें इसका डिफिनेशन। मैं आपको समझा रहा था उनकी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। देखिए, दो समान परिणाम के, दो समान वैल्यू के, क्योंकि मैं परिणाम परिमाण में थोड़ा कंफ्यूज रहता हूं। ठीक है, तो आप समझना, दो समान वैल्यू के दो आवेश परंतु विपरीत आवेश, विपरीत चार्ज हो जिन पर अगर अल्प दूरी पर रखा जाए तो आवेश तथा उस अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बात को समझिएगा सभी लोग। अगर दो आवेश है, एक Q1 है एक Q2 है, दोनों आवेश का वैल्यू समान है, यानी परिमाण समान है तथा इस पर विपरीत आवेश है और ये दोनों के दोनों अल्प दूरी पर रखे गए हैं, अल्प दूरी पर हों तो आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। डिफिनेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे? यदि दो समान परिमाण के विपरीत आवेश परस्पर अल्प दूरी पर रखे हों तो आवेश के परिमाण तथा उनके बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बात समझ में आई? यदि दो समान परिमाण की तथा विपरीत आवेश परस्पर अल्प दूरी पर रखे हों तो आवेश के परिमाण तथा उनके अल्प दूरी के बीच के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप सभी लोग, दो समान परिणाम के, ये दो परस्पर हैं और दोनों विपरीत आवेश हैं। विपरीत आवेश का मतलब अगर इस पे +1 चार्ज है तो इसमें -1 चार्ज होगा।
यानी इसका वैल्यू समान होगा, 1 1 दोनों होगा, लेकिन ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। मान लीजिए इस पे +10 कूलाम चार्ज है तो यहाँ पे -10 कूलाम चार्ज होगा। दोनों परस्पर विपरीत आवेश होंगे और समान परिमाण के आवेश होंगे। अगर अल्प दूरी पे रखे गए हों तो इन दोनों आवेशों के जो परिमाण होगा, आवेश तथा इनके बीच की दूरी ये जो मान लीजिए इनके बीच की दूरी d है या 2d है, तो इनके बीच की दूरी 2d के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से डिनोटेट करते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं, इसे P से डिनोट करते हैं। गाइस मेरा उद्देश्य है कि आपका 90+% आए, इसके लिए मुझे जितना भी मेहनत करना होगा मैं करूंगा। क्या आप करोगे, क्या आप करोगे मेहनत, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। गाइस मैं देखो लिख कर आपको समझा रहा हूं, भले ही मैं इसके पहले मैं आपको लिख कर समझाया था, फिर भी मैं आपको लिख कर समझा रहा हूं ताकि आप लोग भी लिखो। अगर नहीं लिखोगे तो बहुत ही बड़ी गलती करोगे, नहीं लिखोगे तो आता हुआ भी चीज आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, और अभी बहुत ज्यादा समय नहीं बचा आपके एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो ये देखिए आप सभी के सामने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित होगा। अगर बात करें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग बताना, मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, कुछ काम आप सभी के लिए मैं दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है आप सभी के लिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक विमा लिखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा लिखिए तथा मात्रक भी, मात्रक लिखिए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपको लिखना है। वैसे तो मैं आपको बताया हूं बहुत लंबे क्लास में, लेकिन आपको अगर 1 नंबर या 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए, तो आप क्या लिखोगे। देखो मेरा उद्देश्य है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना है यहाँ पे, कि एग्जाम में अगर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता तो आप क्या लिखोगे, अगर एग्जाम में 3 नंबर में या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता तो आप क्या लिखोगे। ये आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, यह आपको जाना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में क्या होता है, समय कम पड़ जाता है और प्रॉब्लम आ जाती है, समय कम पड़ जाता है और प्रॉब्लम आ जाती है। बात समझ में आ रही है। चलिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपको लिखना है। क्या लिखोगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखोगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश Q पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश Q पर लगने वाले बल F, अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश Q पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बात समझ में आई। देखिए, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश Q पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं, E से प्रदर्शित करते हैं। E इक्वल टू क्या होता है, F अपान Q होता है। यानी वैद्युत बल तथा उस पर लगने वाले आवेश, यानी किसी भी आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर 1 नंबर में आपसे डिफिनेशन पूछे तो आप केवल इतना ही लिखना, साथ में क्या पूछा, इसका मात्रक। तो एग्जामिनर जो पूछे वही आपको लिख कर आना है। इसका मात्रक अगर आपसे पूछे तो क्या लिखोगे, इसका मात्रक। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, यहां से मात्रक निकालिए, न्यूटन प्रति कूलाम इसका एक मात्रक होता है, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है, या फिर वोल्ट प्रति मीटर भी इसका मात्रक होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी इसका मात्रक होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी इसका मात्रक होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूं। ये आपको लिखने की प्रैक्टिस में करा रहा हूं। क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में लिख कर आना है, अगर 1 नंबर में पूछे तब, अगर 2 नंबर में पूछे तब, ये 2 नंबर में भी अगर आपसे पूछे तो आपको इतना ही लिख कर आना है। जब अगर 3 नंबर 4 नंबर, वैसे 3 नंबर में पूछता ही नहीं है, 3 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन अलग होते हैं। मैं आपको सब कुछ कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना आपको, बस जुड़कर सही तरीके से पढ़ाई करते रहिए। हर तरीके से मैं हर एंगल से आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, लेक्चर भी कराऊंगा और क्लासेस देकर आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी लोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बार पूछा जाता है। आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम या कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी के लिए। कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। क्या है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम? कूलाम के अनुसार, कूलाम के अनुसार, कूलाम के अनुसार क्या होता है? अगर 2 आवेश Q1 Q2 इस तरह से रखा जाए जिनके मध्य की दूरी r हो, तो इन पे लगने वाला, क्योंकि Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल F, Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल F या Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल F, इन दोनों पर कार्य करने वाला बल F इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस स्टेटमेंट को लिखेंगे। कूलाम के अनुसार 2 आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपात, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी 2 आवेशों के, अगर 2 आवेश Q1 Q2 रखे हैं तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए ये 2 आवेश Q1 Q2 है, अगर ये रखे गए, इनके मध्य लगने वाला जो बल है वह बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी आवेश क्या होंगे Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके मध्य की दूरी जो कि r है, r के, इनके मध्य की दूरी यही r है ना, इनके मध्य की दूरी यही r है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये 2 होते हैं। अगर इन दोनों समीकरण को एक साथ लिखेंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। अब ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट का उपयोग करते हैं, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। इस K का वैल्यू होता है, K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 9 × 10⁹। यहाँ पे लिख सकते हो आप सभी लोग F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ये हो गया आपका कूलाम का नियम। बोलिए आपको इस तरह से एग्जाम में लिख कर आना है, लिखना है यहाँ पर, जहाँ K यहाँ पे लिख देना, जहाँ K क्या है, जहाँ पर K क्या है, K को क्या कहते हैं, एक नियतांक है, K एक नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। K क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो आपने समझा कूलाम का नियम क्या होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए अब हम आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो कि 2020 में पूछा गया था। वैसे मेरा इंटेंशन नहीं था इस क्वेश्चन को कराने के लिए, लेकिन ये धांसू प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या कराने जा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान देना, सभी लोग इधर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या, आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमीय समीकरण लिखिए।
आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का मात्रक तथा वैद्युतशीलता का विमा निकालिए, विमा लिखिए। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यानी आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमा लिखिए। आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल की सहायता से, आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल कूलाम के नियम से क्या होता है, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये होता है कूलाम के नियम से आपने अभी पढ़ा, ठीक है। अब इस K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये इसी का आपको मात्रक तथा विमा ज्ञात करनी है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस एप्सिलॉन नॉट को उठाकर यहाँ पे लेकर आएंगे। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/4 पाई, ये एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पर यफ चला जाएगा, यहाँ पे Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। रह गई बात इसकी विमा लिखने के लिए, तो ध्यान देना 4 पाई क्या है, एक नियतांक है, नियतांक का विमा नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग एप्सिलॉन नॉट की विमा। एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या हो जाएगी, Q1 Q2 की विमा अपान यफ की विमा इंटू R स्क्वायर की विमा के बराबर, ये एप्सिलॉन नॉट की विमा हो जाएगी। अब बताइए Q1 Q2 का विमा क्या है, बताइए सभी लोग कि Q1 और Q2 का विमा क्या है, Q1 Q2 का विमा क्या होता है, बताइए सभी लोग। Q1 Q2 का विमा होता है, आवेश Q का विमा क्या होता है, आवेश Q का विमा होता है AT, ये होता है। यफ का विमा क्या होता है, MLT-2, यह आपका यफ का विमा होता है, ये यफ का हो गया। R का विमा क्या होता है, R का विमा होता है आपका यल, क्योंकि R दूरी है। ये सभी चीजें यहाँ पे रखोगे, देखिए तब एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी आप सभी के सामने AT, ठीक है, 2 बार AT हो गया। नीचे देखिए MLT-2 यल, ये हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट की विमा। अब इसे सॉल्व करिए सभी लोग, देखिए यह m ऊपर, ये देखिए यह यल 2 यल हो जाएगा, और यह T-2T और यहाँ पे T स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फाइनल यम हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा, यम माइनस इनवर्स L-2 हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा, T-4 हो जाएगा। यह इसका बीमा है जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसे निकाल लेना। और यह पूछता है आपके एग्जाम में, आप अपने अंसाल पेपर को उठाकर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं आप सभी के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप सभी से पूछ लेता है एग्जाम में। चलिए हो गया, नोट कर लिए सभी लोग, इसको हम रब कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप सभी को कराने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अलावा भी यहाँ पे काफी क्वेश्चंस हैं, मैं नहीं करा रहा हूं, आगे करा दूंगा, फिर सैटरडे को करा दूंगा, टेंशन मत लेना। एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में लिख कर आना है। बस आप सभी लोग डेली जुड़कर पढ़ाई कीजिए। अगर जो लापरवाही कर रहे हैं उनको बहुत ही भारी समस्या की सामना करनी पड़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आप सभी के लिए, वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का व्यंजक लिखिए। वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक लिखना है। देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति होता क्या है। आइए देखिए यहाँ पे कोई ये वैद्युत द्विध्रुव है, मान लीजिए
प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश, ये दो आवेश हैं अल्प दूरी पर रखे गए हैं, ये आपका वैद्युत ध्रुव है। तो इसके इसी अक्ष में कोई बिंदु यहाँ पे P स्थित है, इस P बिंदु पर अगर आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कही जाए तो ये आपकी कही जाती है अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति। और इस अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, क्या होती है मालूम है आप लोगों को? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 1K इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 क्या होता है P/r³, क्या होता है 2P/r³ होता है। अच्छी स्थिति में क्या होता है 2P/r³ होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है 2P/r³। ठीक है। अगर निरक्षी स्थिति की बात करें तो मान लीजिए कोई आवेश है माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु है, ऊपर कहीं पे कोई बिंदु है, ये P बिंदु है, ऊपर कोई यह P बिंदु है। इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसे कहते हैं क्या निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, इसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति। और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 P/r³, 1/4πε0 P/r³। यह निरक्षी स्थिति में होता है, यह अच्छी स्थिति में होता है। आप दोनों को समझ लीजिए कि होता क्या है अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति। बोलिए समझ में आया? ये 5 क्वेश्चन थे। आज शनिवार है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मैं आपको कल लेक्चर नहीं दूंगा, कल संडे है, चिल करिएगा, रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, मिलते हैं सोमवार के से फिर से नए चैप्टर को, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, बेहतरीन तरीके से एक अलग ऊर्जा के साथ में पढ़ेंगे। सभी लोग PDF ले लेना जाकर टेलीग्राम चैनल से पीछे की क्लासेस का। ठीक है, और इसे आप लोग नोट करना अपने से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।